आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें पूछा है कि क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है। क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है, ये चर्चा किया जा रहा है। देखो, इस बात को ध्यान में रखना है कि जो क्रोमियम अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या रख सकता है वो कितना रख सकता है, तो 6 रख सकता है। सबसे पहले अगर क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का सिंबल क्या होता है। क्रोमियम एक प्रकार की क्या है, धातु है जो ग्रुप डी में आता है। ठीक, इसको Cr से दिखाते हैं। उसकी परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 24 होता है। इसके परमाणु संख्या कितना होता है, 24 होता है। अब ये क्रोमियम अधिकतम ये किस प्रकार से ये 6 तक रख सकता है, तो ये 2 प्रकार के जो यौगिक बनाते हैं जिसके कारण इसका अधिकतम कम भी होता है, +2 भी होता है, +6 भी होता है। तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ये ऑक्सीकरण संख्या बोले ऑक्सीकरण अवस्था होता है इसका 2 होता है। इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी हो सकता है या +6 भी हो सकता है, लेकिन पूछा है अधिकतम कितना होता है। तो अगर +2 का बात करेंगे तो ये क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण संख्या जो देखने को मिलता है उस केस में, तो उस केस में अगर ऑक्सीकरण संख्या देखने को मिलता है उसमें +2 शायद देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 का बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्रोमियम क्रोमियम हेक्सा हेक्सा क्लोराइड का निर्माण करता है। क्रोमियम हेक्सा क्लोराइड का निर्माण करता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं CrCl6। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालते हैं तो पता है कि क्रोमियम को X मान लेंगे और 6 गो क्लोरीन है, एक क्लोरीन का कितना होता है, -1 चार्ज होता है और कुल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x - 6 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। तो इस क्रोमियम हेक्साक्लोराइड में क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अधिकतम 6 आता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन, इसका बताना है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर हम नजर डालेंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पिछले क्लास में भी डिटेल में बताए थे, कम से कम 21 से लेके कितना तक, 30 तक के परमाणु संख्या याद होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत फास्ट लिखने भी आना चाहिए। तो अगर इसका बात करते हैं कॉपर का, तो ये कॉपर 2+ का लिखना है। इसे कॉपर का कितना होता था, पहले कॉपर का लिख ले, सबसे पहले यही काम करें। कॉपर का लिखेगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ से 18 गो हो जाता है। उसके बाद जो आता है 4s2 आता है और 3d बाद में आता है। 3d क्या होता है, इसके बाद आता है। तो अब यहाँ पर 20 गो हो गया, इस पर डी में कितना हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। हमको इससे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। क्या करना है, Cu2+ का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। Cu2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे अंतिम वाला सेल से निकलता है, ये वाला अंतिम वाला सेल है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और तब जाकर 3d से निकलता है। तो पहले तो इसमें से ही 2 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये 4s2 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ बचेगा 3d9। अब अगर देखा जाए अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है उसमें कितना खाली है। अब इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसको चेक ही नहीं करना है, 3d वाला को चेक करना है। इसलिए कि ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं है। तो 3d, तो डी वाला के पास घर कितना होता है, डी वाला के पास जो घर होता है वो 5 गो होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन रखने का जगह कितना, 5 गो होता है। अब एक घर में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहता है,
लेकिन एक नियम आता है, उस नियम से इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है एक डायरेक्शन में। पहले क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है प्रत्येक घर में। जब ये पांचों भर जाता है तो फिर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में फिर से भरना शुरू होता है। तो अभी 6 हो गया, ये 7 हो गया, टोटल भरना कितना है 9, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। सिर्फ इसी में एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। जो एक भर के एक खाली रह जाता है उसी को हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक खाली रह गया, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसकी संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, समपरासरणी विलयन विलयन में क्या चीज बराबर होता है? समपरासरणी विलयन में ऐसा क्या चीज बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। समपरासरणी विलयन का बात करेंगे तो विलयन कैसा होता है? विलयन को हमको पता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और सब जगह समान मात्रा में मिला हुआ रहता है। लेकिन जब ऐसा एक विलयन बनाते हैं, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर यहाँ पे बिलियन है। इस बिलियन में क्या होता है कि जब बिलियन को मिलाते हैं तो मोलर सांद्रता, मोलर जो सांद्रता होता है, मोलर सांद्रता का मतलब होता है जो अमाउंट होता है पदार्थ का, वो हर एक जगह क्या होता है, समान होता है। हर एक जगह क्या होता है, कहीं से भी निकालो तो हर एक जगह क्या होता है, समान होता है। तो मोलर सांद्रता हर एक जगह समान देखने को मिल जाता है। घनत्व के बारे में नहीं कह सकते हैं, शक्ति के बारे में नहीं कह सकते, नॉर्मलता के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन जो मोलर सांद्रता होता है वो क्या होता है, हर एक जगह समान समपरासरणी विलयन जब होता है तब। कहीं पर से मटेरियल निकाल लो तो वहाँ पे जो मोलर सांद्रता, जो उसका जो अमाउंट होगा, वो हमेशा क्या होता है, समान देखने को मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो मोलर सांद्रता हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं सांद्रता को। तो इस ऑप्शन का आंसर जो हो जाएगा, आंसर डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एजियोट्रॉपिक मिश्रण के बारे में चर्चा हो रहा है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण हम जब पढ़ा रहे थे तो इसको स्किप शायद शायद हम स्किप कर दिए थे, इसको नहीं बताए थे। इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। बेसिकली एजियोट्रॉपिक जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है? एजियोट्रॉपिक मिश्रण उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि एक अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद घटना क्या होता है, या तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है दोनों पदार्थों से, या उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, दोनों पदार्थों से घट जाता है। तो उस वैसा ही मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बुक में इसका दो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, तो दोनों में से ही कोई एक पूछेगा। तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण उसको कहते हैं जिसमें जब दो या दो से अधिक मिश्रण को क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। एक विशेष अनुपात में मिश्रित कर देने से जो विलयन बनता है उसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब जो ये एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, जो एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है ये दो प्रकार के होता है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण, इसको इंग्लिश में भी एजियोट्रॉपिक ही बोलते हैं। मिश्रण को सभी को पता है, मिक्सचर होता है। ठीक, एजियोट्रॉपिक मिश्रण है। ठीक, ये जो एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है ये बेसिकली दो प्रकार के होता है। जो पहला होता है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूनतम क्वथनांक। इसको क्या कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांक।
क्वथनांक का मतलब होता है जिस ताप पर कोई चीज उबलने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांक, शायद हो सकता है लिखवाए भी होंगे, हमको याद नहीं है। अधिकतम क्वथनांक, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही होता है कोई पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है उसको हम लोग उस ताप को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, क्वथनांक के नाम से जानते हैं। देखो दो एग्जाम्पल दिया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है किसका, न्यूनतम क्वथनांक का। किसका, न्यूनतम क्वथनांक का। न्यूनतम क्वथनांक में क्या कहता है, पहले इसमें दो पदार्थ का मिश्रण लिया जाता है। कौन कौन सा पदार्थ, तो उसका नाम याद रखना है, एथेनॉल, पहले याद रखना है किसका, तो एथेनॉल लिया जाता है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर सभी को ध्यान में भी होना चाहिए। एथनॉल मतलब अल्कोहल वाला पार्ट है एथनॉल। एथनॉल का अगर स्ट्रक्चर दिखाना चाहे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। और दूसरा इसमें पदार्थ मिश्रित होता है। दूसरा पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है, जल। जल जो H2O हो गया। जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो ये जो मिलता है ये कितना प्रतिशत होता है, तो इथेनॉल जो होता है 95% होता है। इसमें जो जल होता है वो 5% होता है। जल कितना होता है, 5% होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है कि ये 95% होता है, ये 5% जल देखने को मिलता है। अब इसमें क्वथनांक का बात करेंगे तो देखो जो जो अगर इथेनॉल का बात करेंगे तो इथेनॉल का अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते चलिए। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना टेम्परेचर में, वो केल्विन में होगा 551.5 केल्विन। क्या होगा, 551.5 केल्विन। और जल का सभी को पता है केल्विन में 273 होता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 273 केल्विन होगा किसका, जल का। लेकिन जब मिश्रण का बात करेंगे, तो मिश्रण जो बनता है उस मिश्रण का अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो वो निकल के आता है 351 केल्विन। अब देख सकते हैं जल और एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि अधिक हो, सॉरी यहाँ गलत लिख दिए, 373। ये कितना है, 373। तो देख सकते हैं जो मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों से क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांक कहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, न्यूनतम क्वथनांक कहते हैं। अब बात करते हैं किसका, तो ये 2 नंबर जो है उसका बात करेंगे अधिकतम क्वथनांक का। अधिकतम क्वथनांक, अधिकतम क्वथनांक का बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के मिश्रण इसमें भी मिलाते हैं। इसमें कौन कौन सा मिश्रण मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, Cl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। चलिए सिर्फ हम HCl ही लिख देते हैं। इसमें एक HCl मिलाते हैं, HCl तथा लिख भी देते हैं HCl तथा किसका, जल का। इसमें भी जल ही आता है एक तरफ, HCl तथा H2O का मिश्रण। इसमें क्या था, तो एथेनॉल और जल का मिश्रण था। HCl का अगर बात करते हैं, इसमें HCl जो होता है कितना प्रतिशत होता है, तो HCl को याद रखना है। इसमें जो HCl होता है वो 77.8% HCl होता है। 77.8% HCl होता है। और इसका टेम्परेचर का बात करते हैं तो HCl का जो टेम्परेचर होता है ये कुछ गलत लिखा हुआ है। HCl का जो टेम्परेचर होता है
293 293 केल्विन है, ठीक है। HCl का टेम्परेचर। और जल का टेम्परेचर का बात करें, H2O का टेम्परेचर, H2O का टेम्परेचर सभी को पता ही है, पहले कितना मिश्रण में रहता है। तो ये कुछ गलती लिख दी, सॉरी, हाँ यार गलती लिख दी, ये मिट गया, ठीक है। HCl का जो टेम्परेचर होता है, सर HCl का जो मात्रा होता है वो होता है 22.2%। अब सही हो गया, 22.2%। और H2O का जो मात्रा होता है वो 77.8% होता है। और इसमें अगर इसका इसका क्वथनांक का बात करें तो सभी को पता है 373 केल्विन होता है। जब ये मिश्रण का क्वथनांक पूछेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मिश्रण का क्वथनांक निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, तो ये 381.6 केल्विन होता है। तो मिश्रण का क्वथनांक यहाँ पर दोनों से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको अधिकतम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकतम क्वथनांक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज भी ध्यान में रखना है और टेम्परेचर भी, मिश्रण का टेम्परेचर भी ध्यान में रखना है, मिश्रण का टेम्परेचर भी ध्यान में रखना है। इसलिए अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर भी न्यूनतम क्वथनांक में भी ये सब दोनों ध्यान में रखना है कि इथेनॉल 95% होता है, जल 5% होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो HCl का परसेंटेज भी पूछा था, तो कितना होता है, 22.2% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पूछा है कि 96,500 कूलॉम विद्युत आवेश में, इसमें इस बिलियन में मुक्त जो होगा तांबा, तांबा मतलब कॉपर, तो अच्छा इंग्लिश में ना लिए, फिर से रहता है। इतना कूलम जो चार्ज है, आवेश है, इसमें कॉपर अगर मिश्रण में डालते तो इसमें कॉपर में कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा, इतना। देखो होता क्या है ना कि हम लोग इसको तोड़ने के लिए एक बिलियन का यूज करते हैं। और इस बिलियन के अंदर हम क्या करते हैं, इस बिलियन के अंदर धारा प्रवाहित कराते हैं। फ्राइडे का नियम हम लोग पढ़े थे। इस बिलियन के अंदर क्या करते हैं, धारा प्रवाहित कराते हैं। धारा प्रवाहित कराने से ये कॉपर टूटता है, और कॉपर टूट के कॉपर का निर्माण होता है। तो वही पूछ रहे हैं कितना ग्राम कॉपर का निर्माण होगा अगर इतना कूलम आवेश को प्रवाहित कराते हैं तब। इतना कूलम चार्ज को प्रवाहित कराते हैं इसके अंदर से, तो कॉपर को इस बिलियन में डाले हैं, तो कॉपर कितना परसेंट कॉपर का निर्माण होगा, कितना ग्राम कॉपर का निर्माण होगा, बताना है। देखो कभी भी अगर कॉपर का बात करते हैं तो CuSO4 होता है, ये टूटता कैसे है, तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में टूटता है। मतलब ये दोनों का एक ही मोल का निर्माण होता है, कितना, एक ही मोल का, एक से ज़्यादा मोल का निर्माण नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 2 मोल का निर्माण हो रहा था, तो हमको पता है एक कॉपर में कितना ग्राम होता है, 31.76 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है। इतना हम लोग पढ़ते हैं, ग्राम पर मोल होता है, इतना ग्राम पर मोल होता है, क्यों, कॉपर। ये ध्यान में होना चाहिए कि इतना ग्राम, अगर यहाँ पे 2 मोल होता तो इसमें 2 से क्या हो जाता है, गुना हो जाता। अगर यहाँ पर 2 मोल में टूटता तो ये 2 मोल से गुना हो जाता। एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि क्या पढ़ाया जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है। और उसी से ये क्वेश्चन बनेगा, ये जितना ग्राम मोल में टूटेगा ना, जितना ग्राम मोल में टूटेगा वो कितना आवेश के बराबर होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पर 31 पॉइंट लिखेंगे, चूंकि 31.76 ग्राम पर मोल बराबर कितना आवेश होता है, कितना ग्राम पर मोल, पर मोल तांबा में कितना आवेश होता है, तो 96, सॉरी हम उल्टा लिख दिए, ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि
9650, ये वाला हम नहीं ले रहे, ये याद रखने वाला चीज़ है। इतना आवेश या इतना कूलम हम लोग लिख सकते हैं, इतना कूलम आवेश में 76 पॉइंट इतना ग्राम पर मोल तांबा मुक्त होता है। ये इतना में, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ये 96500 कूलम जो आवेश होता है, इसमें ये जितना ग्राम ये मुक्त होता है, यहाँ से ये ध्यान में रखना है कॉपर कितना ग्राम हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 मोल रहता था, इसमें 2 से गुना करके लिखते। अब ये क्वेश्चन में 956 नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ें याद रखना है, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब इसलिए 1 पे निकालते हैं, तो 1 पे जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, 31.76 बटे क्या हो जाएगा, 96500। इसलिए हमको कितना पे निकालना है, इतना पर। ये अब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये अगर क्वेश्चन में दूसरा चीज़ दिया रहता तो यहाँ पर दूसरा चीज़ रखते, लेकिन यही सेम चीज़ क्वेश्चन में दे दिया है, इसलिए इतना पर निकालना है। तो अब जितना पर निकालना है तो इसमें से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 31.76 बटे 96500 गुने कितना हो जाएगा, 96500। ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा है, 31.76 ग्राम ही बच जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। ये इतना कूलम आवेश ये होता है, जितना जो इसमें टूटता है उसके ग्राम पर मोल के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भूलना नहीं है, ये इसके बराबर होता है। तब पूछा था कि इतना कूलम आवेश। अब इसके जगह पर कुछ और भी दे सकता था, लेकिन ये फिक्स होता है। ये हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग इतना कूलम आवेश जो 1 फैराडे के बराबर होता है, इसके बारे में चर्चा भी हम लोग किए हुए जब हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसका बात हो रहा है, चालकत्व का बात हो रहा है। बेसिकली चालकत्व होता क्या है, तो चालकत्व के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये कौन सा, तो विद्युत रसायन चैप्टर जो है, उसी में चालकत्व के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चालकत्व के बारे में समझने के लिए हम लोग को बहुत सारे टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले चालकत्व को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। चालकत्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे एक तार होता है, तो तार का कुछ प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध को हम लोग निकालते हैं, इसका लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए लिखते हैं। यही इसका प्रतिरोध होता है, आर इसका लंबाई होता है, ए इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। रो को यहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता बोला जाता है। रो को क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता बोला जाता है। तो ये तार के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही सेम बिलियन के लिए होता है, एक बंद कंटेनर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, एक बंद कंटेनर बनाया जाता है। अब बंद कंटेनर में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और इसमें बिलियन रहता है, कोई ना कोई बिलियन रहेगा। इस बिलियन में भी क्या किया जाता है, आयन का प्रवाहित कराया जाता है। किसका, आयन का प्रवाह होने के कारण इसमें भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर भी क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। इसमें भी क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। और इसी से तार जोड़ के बाहर निकाला जाता है, और इसको एक बैटरी से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इससे भी धारा प्रवाहित होता है, आयन का प्रवाहित होने के कारण इससे भी क्या होता है, धारा प्रवाहित। अब ये जो लगाए हैं, ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल होता है ना, जो इलेक्ट्रोड लगा है उसको, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को एक दर्शाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होता है, उस दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई ना कोई पदार्थ भरा रहता है, जिसका आयन एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, गति करता है। आयन एक जगह से दूसरी जगह इसमें गति करता है। इसके लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिरोध को लिखते हैं। जब इसके लिए प्रतिरोध लिखते हैं तो फॉर्मूला सेम ही होता है, आर बराबर रो एल बटे क्या होता है, ए होता है। बात क्लियर है। अब हम लोग चालकत्व का बात करते हैं। तो ये तो प्रतिरोध हो गया, सभी को पता है कि इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं।
तो ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते, तो ये तो याद कराने की चीज़ नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर को प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब अगर इसका बात करें, इसमें जो रो आता है, जो रो आता है, तो रो को क्या बोलते हैं, तो रो को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो को हम लोग प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब देखो, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने वगैरह में गलती होगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्या देखने को मिलता है, गलत कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यहाँ पर हिंदी में चालकत्व लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व लिखता, तब उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोल सकते थे, उसको क्या कर सकते थे, कंडक्टिविटी बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग टर्म्स का यूज कर लिया है, इसलिए कन्फ्यूजन के कारण इसका कोई आंसर अलग भी बता सकता है। अब चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसका, चालकत्व को। चालकत्व, चालकत्व को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। चालकत्व को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग कापा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कापा से दर्शाते हैं, जिसको के की तरह लिखा जाता है, इसको बोला जाता है कापा। तो कापा का जो मान होता है, कंडक्टेंस का जो मान होता है, वो प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। यही सिंपल ध्यान में रखना है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। अब प्रतिरोध का फॉर्मूला अभी हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्या होता है, रो एल, यहाँ पे होता है रो एल बटे ए। तो ए कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। अब यहाँ पे इस रो को छोड़कर जो बचता है, ये रो तो हम लोग लाते हैं स्थिरांक के रूप में, तो रो को छोड़कर जो बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल स्थिरांक कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं, सेल स्थिरांक। तो अगर ये चालकत्व का बात करेगा तो सेल स्थिरांक क्या होगा, ए बटे एल होगा। सेल स्थिरांक क्या होगा, ए बटे एल होगा। अगर हम लोग बात करते हैं, एक होता है विशिष्ट चालकत्व, जैसे ये प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध का उल्टा यहाँ पर जो आ रहा है, अच्छे प्रतिरोधकता इसको बोल रहे थे। अब यहाँ पे एक आता है विशिष्ट चालकत्व, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा जगह बना के, क्या, विशिष्ट, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व के इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक, 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 स्पेसिफिक गलत हो गया, तो बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होता है ना, स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होता है, ये जो होता है ये किसका उल्टा होता है, तो ये ध्यान में रखना है। स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस होता है, ये यहाँ पे नाम में बहुत सारे कंफ्यूजन दे दिया है बुक में। अच्छे चलिए, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको कापा नहीं बोलते हैं, कापा शायद स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं। कापा जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, सिग्मा से दिखा देते हैं, जो हम लोग दिखाते हैं। इसको हम चालकत्व को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते थे। यहाँ पर सिग्मा से दर्शा देते हैं, हटाइए इसको, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा से ही दर्शा देते हैं। फिजिक्स में हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं इसको, ऐसे, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का बात कर देते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा से दर्शा देते हैं, तो इसको हम लोग कापा कहते हैं। और कापा जो होता है एक किसका, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। कापा जो होता है प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। और प्रतिरोधकता का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि आर के साथ ए गुना में चला जाएगा, एल भाग में चला जाएगा, तो आर ए, एल ऊपर चला जाएगा तो एल ऊपर लिखाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा, एल बाई आर ए। अगर आर को अलग कर लेते हैं तो बचेगा ए बटे एल,
तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर शेल स्थिरांक कहेंगे। अब क्वेश्चन में चालकत्व सिर्फ लिखा हुआ है, तो इस केस में शेल स्थिरांक ए बटे एल होगा। अगर ये विशिष्ट चालकत्व लिखा रहता तो इस केस में जो शेल स्थिरांक होता वो कितना होता, शेल स्थिरांक एल बटे ए होता। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, इंग्लिश में कंडक्टिविटी लिख दिया हुआ है। कंडक्टिविटी का मतलब शायद हो जाता है विशिष्ट चालकत्व, इसलिए कि स्पेसिफिक चालक कंडक्टेंस को भी हम लोग कंडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से कंफ्यूजन के कारण इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सही तरीके से नहीं बोल सकते, इसलिए क्वेश्चन सही तरीके से दिया नहीं है। अगर हम लोग हिंदी का देखें तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास को आप यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।